बंधुओं नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एस अरविंद पांडे आपके समक्ष आज एक नए पॉडकास्ट में उपस्थित हुआ हूं और इस पॉडकास्ट का शीर्षक जो होगा वो होगा जनहित याचिका और कॉकरोच, PIL एंड कॉकरोच। अब इस विषय के कई आयाम हैं और आप लोग यदि खबरों का अनुसरण करते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में या अपनी याददाश्त में ये बात होगी कि किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक वर्ग विशेष को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते समय परजीवी या कॉकरोच कहा था और उसी के बाद फिर इस कॉकरोच को लेकर के मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़ी हाय तौबा मची थी। तो इस पूरे प्रकरण और इस वितंडे विवाद के आधार पर या इसको आधार बनाकर मैं दो विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं और उसमें सबसे बड़ी बात तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये PIL को कॉकरोच के साथ जिस प्रकार से जोड़ा गया या जिस संदर्भ में जोड़ा गया वो संदर्भ क्या था, क्योंकि सर्वप्रथम इसका स्पष्ट किया जाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मैं उस तिथि को, जिस तिथि को यह वक्तव्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति द्वारा ये कहा गया कि कुछ बेरोजगार और अल्पज्ञ व्यक्ति जो धोखाधड़ी से किसी डिग्री या किसी व्यवसाय में प्रवेश पा लेते हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से तंत्र को, व्यवस्था को हताहत या मरमाहत करने के लिए या उन पर आरोप मढ़ने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जाते हैं, तो उन लोगों को उन्होंने कॉकरोच कहा था। तो जस्टिस सूर्यकांत जी की जो ये कमेंट थी और उसके बाद अगले दिन उस पर स्पष्टीकरण था, सर्वप्रथम मैं अपनी चर्चा का प्रारंभ उसी से करूँगा ताकि कॉकरोच और PIL का जो संबंध है वह स्थापित किया जा सके। उसके पश्चात फिर PIL, RTI, सोशल एक्टिविज़म, इसकी सबकी जो व्याख्या है या जो चर्चा है जो को एकेडमिक हो जाएगी या जो कानूनी हो जाएगी, उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। तो सर्वप्रथम यह उल्लेख करना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत महोदय ने 15 मई 2026 को उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा जो वकालत पेशे में जगह नहीं बना पाते हैं, वे सोशल मीडिया या RTI कार्यकर्ता बनकर व्यवस्था पर हमला करते हैं और उन्हें कॉकरोच या परजीवी कहा जा सकता है, क्योंकि वे हर जगह अनायास ही आधारहीन रीति से हमलावर हो जाते हैं। 16 मई 2026 को अपने उक्त वक्तव्य का स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने बताया कि मीडिया द्वारा गलत संदर्भ में उनके बयान को प्रस्तुत किया गया था। वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश महोदय का कहना था कि उनके द्वारा की गई आलोचना मात्र उन लोगों के विरुद्ध थी जो फर्जी तथा जाली डिग्री लेकर, जैसे कि लॉ पास किए, विधि स्नातक, ऐसे व्यक्ति जो कभी भी विद्यालयों में नहीं जाते और केवल परीक्षा लिखने जाते हैं और परीक्षा लिखने के पश्चात 3 साल के 6 सेमेस्टर पास कर लेते हैं, उसके बाद वो वकील बन जाते हैं और काला कोट पहन लेते हैं। या ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य पेशों में परंपरागत शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं और वहाँ पर सिद्धहस्त नहीं होते हैं, परंतु उन पेशों में घुसपैठ कर जाते हैं और अपने को मीडिया कर्मी या NGO या अन्य सम्मानित पेशे में कार्यरत व्यक्ति के रूप में समाज में अपने को प्रदर्शित करने लगते हैं। ये पूरी टिप्पणी उन्हीं लोगों के संदर्भ में थी और उन्हीं को न्यायमूर्ति सूर्यकांत महोदय ने घुसपैठ करने वाले, परजीवी या कॉकरोचों की संज्ञा दी थी। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न उठाने के मसले पर मुख्य न्यायाधीश महोदय ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो लोग बेरोजगार हैं, वकालत के पेशे में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, वे RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया वॉरियर बन जाते हैं, मीडिया
सोशल मीडिया या यूट्यूबर बन जाते हैं और व्यवस्था पर युक्त आधारहीन तर्कहीन हमले करने लगते हैं। उन्हें समाज के परजीवी और उन युवाओं को काकरोच की तरह बताया गया था। उपरोक्त संदर्भ चर्चा के शीर्षक को स्पष्ट करने के उत्तर से दिया गया है। इस चर्चा में प्रमुखतः जनहित याचिका पर ही ध्यान दिया जाएगा, परंतु संक्षेप में आरटीआई के अधिकार क्षेत्र व उद्देश्य का भी वर्णन करना मैं यहाँ पर आवश्यक समझता हूँ। यही कारण है कि मैं अपनी चर्चा का प्रारंभ आरटीआई से करूँगा। आरटीआई एक्ट माने कि सार्वजनिक सूचना, जिसको सूचना अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है, वह सर्वप्रथम जिस उद्देश्य से बनाया गया था उसका उद्देश्य था पारदर्शिता को बढ़ावा देना, अर्थात सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज या कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। दूसरा, जवाबदेही सुनिश्चित करना, यानी कि टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ताकि सरकारी निर्णयों तथा प्रक्रियाओं में जन निगरानी के माध्यम से भ्रष्टाचार को घटाया जा सके और इन सरकारी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। तीसरा उद्देश्य था कि नागरिकों को सशक्त किया जा सके ताकि वे अपने अधिकारों तथा जीवन को प्रभावित करने वाली सूचनाओं को प्राप्त कर सकें और इस हेतु उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त हो। चौथा आधार यह बताया गया था कि सक्रिय सूचना प्रकटीकरण, यानी कि जो विभाग हैं, विभिन्न कार्यकारी संस्थाएं हैं या जो शासकीय कार्यालय हैं, उन पर यह बाध्यकारी किया गया कि वे अपने यहाँ चलने वाली योजनाओं, होने वाले कार्यकलाप की सार्वजनिक सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें ताकि जनसाधारण को उनका ज्ञान हो सके और उनको जानने के लिए उन्हें बार बार कार्यालयों में दौड़ न लगानी पड़े और उन्हें आवेदन न देना पड़े। वह सार्वजनिक रूप से सर्वसुलभ हो और सभी को उनके बारे में जानकारी प्राप्त होने में आसानी हो सके। यह एक व्यवहारिक व्यवस्था के अधीन नागरिकों द्वारा सरकारी अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक सुलभ पहुंच बनाने के उद्देश्य से भी की गई थी, अर्थात ऐसे दस्तावेज जो शासकीय नियंत्रण में होते हैं और सार्वजनिक हित के होते हैं, उनमें वर्णित जानकारी या उनमें वर्णित जो भी सूचनाएं हैं उनका ज्ञान सर्वसाधारण को हो सके, क्योंकि जन साधारण के लिए ही कार्यालय अथवा सरकार कार्य करती है और जन साधारण को यह अधिकार होता है कि वह जान सकें कि कौन सी योजना किस प्रकार से, कितने धन से, किस उद्देश्य से, कितने दिनों में किन किन लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही है। इसे आरटीआई को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया कि यह व्यवहारिक व्यवस्था के अधीन नागरिकों द्वारा सरकारी संस्थाओं में तथाकथित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सक्रिय और प्रभावशाली तंत्र के रूप में विकसित की गई और इसका प्रभावी नियंत्रित किए जाने वाले कारक के रूप में प्रभाव भी मिलने लगा था। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यदि सदाशयतापूर्ण रीति से कोई व्यक्ति, संगठन या समाजसेवी संस्था सूचना के अधिकार का प्रयोग करना चाहती है तो अधिनियम में प्रदत्त सीमाओं के अधीन सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। इसके लिए वांछित फीस निर्धारित की गई है। वांछित सूचना अधिकारी प्रत्येक विभाग में नियत किया गया है, अवधि नियत की गई है और उसके पश्चात कई स्तरों पर वह आधारभूत स्तर पर, मध्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना अधिकारियों की नियुक्त की गई है ताकि वे सूचना के अधिकार को सुरक्षित और प्रभावी रूप से जनसाधारण को मुहैया करा सकें और उनके द्वारा पूछी गई सूचनाओं को प्रदान कर सकें। सूचना के अधिकार अधिनियम में, जो कि 2005 में था, 2019 तथा 2025 में संशोधन किए गए हैं। 2019 के संशोधन के द्वारा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति तथा कार्यकाल और वेतन और भत्ते में परिवर्तन किया गया है और 2023 में डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की धारा 44(3) में जो संशोधन किया गया था उसी के अनुरूप 2025 में नोटिफिकेशन किया गया और इसी नोटिफिकेशन को आरटीआई में संशोधन के रूप में समाहित किया गया। तो ये हो गया आपका सूचना का अधिकार। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति की हैसियत से, किसी सामाजिक संगठन की हैसियत से, किसी एनजीओ के प्रमुख की हैसियत से, उसका कार्यकर्ता के सदस्य की हैसियत से, किसी भी
शासकीय कार्यालय से, किसी अधिकारी से उसके कार्यप्रणाली या उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई सूचना मांगना चाहता है तो उसे आरटीआई के अंतर्गत 2005 के अंतर्गत विहित रीत से सूचना मांगने का अधिकार होता है। इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन सी सूचनाएं नहीं मांगी जा सकती और कौन कौन सी सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। तो ये तो हो गया आरटीआई एक्ट। अब मैं बात करता हूँ जो मुख्य चर्चा का विषय है, जनहित याचिका के बारे में कुछ बातों की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जनहित याचिका जो है ये इस प्रकार की एक याचिका है या इस प्रकार की एक न्यायालयीन प्रक्रिया है जो सुस्थापित लोकस स्टैंडाई के सिद्धांत यानी कि वाद लाने की क्षमता, वादक क्षमता के सिद्धांत का एक अपवाद है या उसका शिथिलीकरण है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक विषय से हट के थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ कि जब भारतीय न्याय व्यवस्था में दो प्रकार के वाद आते हैं, एक आपराधिक वाद आता है या आपराधिक न्याय व्यवस्था आती है और एक दीवानी न्याय व्यवस्था आती है। तो दीवानी न्याय व्यवस्था, इसको हम लोग सिविल ज्यूरिसडिक्शन की बात कहते हैं। तो सिविल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत जब हम किसी बिंदु विशेष पर दो व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद होता है या इसी प्रकार से किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है जो कि या तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपराध होगा या किसी अन्य आपराधिक विधि के अंतर्गत अपराध होगा, जैसे कि आर्म्स एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है या फिर मोटर व्हीकल एक्ट है इत्यादि इत्यादि। तो उसके अंतर्गत कोई अपराध कारित होता है तो एक पक्षकार उसमें जो होता है वो दोषी व्यक्ति होता है या आरोपी होता है और दूसरी तरफ पक्षकार होती है सरकार। और दीवानी मामलों में क्या होता है, दोनों ही पक्षकार एक प्राइवेट पर्सन होते हैं, मतलब वो व्यक्ति होते हैं, उसमें एक पक्षकार सरकार नहीं होती है। अब आ जाते हैं हम इन दोनों संदर्भों में, क्योंकि जब चाहे वह मामला आपराधिक हो और चाहे वह मामला दीवानी हो, उसमें किस न्यायालय विशेष में कोई वाद लाया जाएगा, इसके निर्धारण के लिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन यानी भौगोलिक क्षेत्राधिकार। तो जिस भी स्थान पर कोई घटना विशेष कारित होती है, चाहे वह आपराधिक घटना हो अथवा वह कोई दीवानी अधिकार से संबंधित घटना हो जिसके कारण उत्पन्न हुआ हो, तो उस भौगोलिक क्षेत्राधिकार में उस भौगोलिक सीमा में जो न्यायालय उपस्थित होता है उसी के समक्ष वादकारी वाद को ले जाते हैं, चाहे वह आपराधिक मामला हो चाहे वह दीवानी मामला हो। अब आपराधिक मामले को छोड़ देते हैं, दीवानी मामले पर आते हैं। दीवानी मामले में देखा जाता है कि क्या जब दो व्यक्तियों के मध्य कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ तो उसके वाद कारण के उत्पन्न होने के तिथि से युक्त समय के भीतर उस व्यक्ति ने अपने अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय के से अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास किया क्या, तो इसे हम लोग कहते हैं काल सीमा। और ये होता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो काल सीमा अधिनियम के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि वाद कारण उत्पन्न होने के कितने दिनों के अंदर किस वाद का संस्थापन उस दीवानी न्यायालय में जिसके भौगोलिक क्षेत्राधिकार अथवा आर्थिक क्षेत्राधिकार यानी कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन में वह आता है, उसके समक्ष वाद को लाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति यह कहता है कि मेरे अधिकारों का हनन, उल्लंघन अथवा न्यूनीकरण या क्षीण हुआ है, उसके द्वारा दीवानी न्यायालय के समक्ष वाद लाना चाहिए। और जिस व्यक्ति को वह आरोपित करता है कि उसने उसके अधिकार का क्षरण किया है, न्यूनीकरण किया है अथवा हरण किया है, तो उसे उस मामले में प्रतिवादी बनाना चाहिए। और इसके लिए उसे सीपीसी जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता है अथवा ये वो आपराधिक मामला है तो दंड प्रक्रिया संहिता है, उसके अनुसार वाद को संस्थित करना चाहिए या कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए अपराध मामले में, या एफआईआर फाइल करना चाहिए आपराधिक मामलों में, और या सिविल सूट फाइल करना चाहिए दीवानी मामलों में। अब ये बात हो गई। तो यहाँ पर मुख्य बात ये आती है कि जो व्यक्ति प्रभावित है उसी को अधिकार है कि वह दीवानी या आपराधिक मामले को शुरू कर सके। अ पर्सन हु इज़ द अग्रीव्ड पर्सन ही इज़ ओनली ऑथराइज्ड टू सेट द लॉ इन मोशन, ये कहा जाता है। यानी कि जिसके अधिकारों का हनन उल्लंघन हुआ है या जिसके प्रति कोई अपराध कारित हुआ है, वह व्यक्ति ही
न्यायालय के समक्ष जाकर अपने अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए या हुए नुकसान के लिए भरपाई के लिए वाद लाने के लिए सक्षम होता। इसको हम लोग कहते हैं लोकस स्टेंडाई, वाद सक्षमता। तो सामान्य परिस्थितियों में यह एक न्यायालय का ये सुस्थापित नियम है कि वही व्यक्ति वाद सक्षम है जिसके अधिकारों का न्यूनीकरण, हनन अथवा शरण हुआ है, अथवा जिस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रतिकूल कोई अपराध कारित हुआ है। उसके अतिरिक्त उसमें हितबद्ध व्यक्ति भी रिप्रेजेंटेटिव सूट के माध्यम से उसके ओर से यदि वह स्वयं वाद लाने में सक्षम नहीं है, यानी कि वह अल्पवयस्क है, मंद बुद्धि है या अन्य किसी रीत से अक्षम है, तो उसके बिना पर उसका जो हित चिंतक है व्यक्ति है, जो उसका हित में को देखभाल करता है, जिसको हित रक्षा में जो व्यक्ति इच्छुक है, वह भी वाद ला सकता। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं लोग, वह व्यक्ति उस व्यक्ति की लोकस स्टेंडाई है। तो ये एक परंपरागत, सामान्य और कठोर और कठिन और अनम्य सिद्धांत चला करता था। अब इस सिद्धांत से विचलन होने के स्थिति में ही एक नई अवधारणा, माने एक नई विधि शास्त्र का जन्म होता है, जिसे हम लोग जनहित याचिका कहते हैं। तो जनहित याचिका भारतवर्ष में एक नवोन्मेष है, नई रीति है, परंतु इसका मूल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया जाता है और जिसका उद्देश्य जनहित संरक्षण या उपेक्षित या प्रतिनिधित्वहीन समूहों को संरक्षित करना है। यह 1960 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विधिक सहायता आंदोलन का भाग था। मैंने लीगल एड का जो ड्राइव चली थी उसका एक भाग था। उन्होंने कहा जो व्यक्ति स्वयं अपनी अक्षमता, यानी कि आर्थिक अक्षमता या सामाजिक अक्षमता के आधार पर न्यायालयों के समक्ष जाकर अपने अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए कोई वाद नहीं ला सकता, तो उसके बिना पर, उसके बिहाफ में उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्ति संस्था वाद लाने के लिए अधिकृत मानी जाएगी। या यहाँ पर वाद बहुलता हो, अनेक व्यक्ति हों और उन सब का कॉज ऑफ एक्शन एक ही हो, एक ही प्रकार के उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, एक ही अधिकार के अधिकारों का हनन के लिए वो अनुतोष चाहते हों, तो सिंपली टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, माने कई अनेकानेक वादों को लाने और न्यायालय के समय को बचाने के लिए उनकी ओर से कोई निष्पक्ष व्यक्ति वाद ला सकता है और यह प्रतिनिधित्ववाद के रूप में या PIL के रूप में, जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि ये लीगल एड प्रोग्राम का एक हिस्सा था अमेरिका में 1960 के आसपास। तो अब इस युति को, जो कि लोकस स्टैंडाई प्रिंसिपल से डेविएशन था, उसे 1970 के अंतिम भाग में और 1980 के प्रारंभिक वर्षों में भारतवर्ष में भी अंगीकार कर लिया गया। अब इसे सबसे पहले अंगीकार करते हुए कहा गया कि हम अनम्य, जड़वत और पुरातन लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को अब शिथिल करते हैं। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती साहब ने, जो कि भारतीय उच्च न्यायालय में पदासीन थे, इस अनम्य में पुरातन वादक सक्षमता के सिद्धांत को क्रमशः उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में शिथिल करने के दिशा निर्देश जारी किए और यह कहना शुरू किया कि वे व्यक्ति जो नागरिकों या सामाजिक कार्य कर रहे समूहों के माध्यम से, पत्रों या सूचनाओं के माध्यम से न्यायालय के संज्ञान में ऐसी समस्याओं को ला रहे हैं जो वंचित, शोषित और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए किए जा रहे हैं या न्यायालय के संज्ञान में लाए जा रहे हैं, उन्हें हम किसी ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति, संस्था या सार्वजनिक सामाजिक संगठन के द्वारा हमारे संज्ञान में लाए जाने पर उसमें अनुतोष प्रदान करने की प्रक्रिया को हम बढ़ावा देंगे और यह नहीं देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने यह समस्या हमारे सम्मुख लाई है क्या वह स्वयं उस कार्य से पीड़ित अथवा आहत है जिसमें कि उसने
राहत पाने के लिए किसी वर्ग विशेष या समाज के किसी अंग विशेष या व्यक्ति विशेष के समूह को अनुतोष देने की प्रार्थना की है, और इसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अब यहाँ पर हमने एक अवधारणा बता दी, अवधारणा के बारे में चर्चा कर दी, वो आधार दे दिया कि क्यों उच्चतम न्यायालय ने इस रिजिड अनम्य लोकस स्टैंडाई प्रिंसिपल को शिथिल किया और उसके स्थान पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को मार्ग दे दिया और एक नवीन विधिशास्त्र का सृजन किया। अब देखते हैं कि किन मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस PIL के सिस्टम को इंट्रोड्यूस और अप्लाई किया गया। सबसे पहले बम्बई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई 1976 में प्रथम मामले के रूप में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर और PN भगवती ने लोकस स्टैंडाई के अनम्य सिद्धांत को शिथिल किया और यह कहा कि ट्रेड यूनियन को कामगारों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है और वह इंडस्ट्री में, उद्योगों में काम कर रहे कामगारों के हितों के लिए यदि आवाज़ उठाते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के समक्ष विषय उठाते हैं तो ऐसे विषयों को जो ट्रेड यूनियन हैं उनके द्वारा उठाया जा सकता है और इसे हम PIL के अंतर्गत स्वीकार करेंगे। हम यह अपेक्षा नहीं करेंगे कि जो प्रभावित अथवा पीड़ित उद्योग कर्मी हैं वह स्वयं वाद लेकर हमारे समक्ष आएँ। उनके बिना पर उनका प्रतिनिधित्व करते हुए ट्रेड यूनियन ने भी न्यायालय के समक्ष वाद कारण को ला सकती है और हम उसमें अनुतोष प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में एक मामला आया जिसमें कि एक अधिवक्ता महोदय ने बिहार में विचाराधीन कैदियों को कारावास से छुड़ाने के लिए एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि अनेक विचाराधीन कैदी जिनके कि मामले बहुत ही छोटे छोटे आपराधिक मामले हैं या किन्हीं कारणों से उन मामलों की पैरवी नहीं हो पा रही है या उनमें बहुत ही छोटी सजाएं हैं या जुर्माने लगे हुए हैं, इस प्रकार से वो अनायास ही कारावास में इतनी अवधि तक के लिए कैद है जितने कि यदि उनके विरुद्ध निर्णय जाता तो भी उनको कारावास न होता। तो ऐसे लोगों को विधि विरुद्ध रूप से, अमानवीय रूप से कारावास के अंतर्गत रहना पड़ रहा है, जिससे शासन पर तो व्यय हो रही है, इसके साथ साथ ही उनके जो मानवीय अधिकार हैं, उनके स्वतंत्रता के अधिकार हैं, व्यक्तिगत पर्सनल राइट ऑफ लिबर्टी हैं, वह बाधित हो रहे हैं। इसलिए उनको सबको मुक्त किया जाना चाहिए और उनमें त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से उस मामले में जो कि हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है 1979 सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्या हुआ कि बिहार की जेलों से लगभग 40,000 विचाराधीन कैदियों को मुक्त किया गया। इसी प्रकार से जजेस ट्रांसफ़र केस आता है फर्स्ट, जो इसको हम SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस वाद में भी जनहित याचिका की अवधारणा को पुनः परिभाषित किया गया और उसकी सीमा बताई गई कि किस प्रकार से किन किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अथवा सामाजिक संगठन जनहित याचिका पार ला सकता है और न्यायालय उसे स्वीकार करेगी। और एक तरह से उन्होंने एक गाइडलाइन इशू कर दी कि जिन इन पैरामीटर्स पर यदि कोई याचिका खरी उतरती है तो उसे, भले ही वह ऐसे व्यक्ति द्वारा लाई गई है जिसका कि उस वाद कारण में कोई भी हित निहित नहीं है, फिर भी उसे इस वाद कारण को न्यायालय के समक्ष जनहित में उठाने की अनुमति दी जाएगी और न्यायालय उस पर सद्भावनापूर्वक विचार करेगा। इसी प्रकार से MC मेहता द्वारा लाए गए बहुत सारे मामले, जिसमें कि यूनियन कार्बाइड का ओलियम गैस लीक का मामला भी शामिल होता है, तो उन्हें भी भारतवर्ष में जनहित याचिका के प्रहरी के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अनेक मामलों में पर्यावरण विधि के विकास में महती भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिन्होंने PIL के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी नियंत्रण के संबंध में कई मामले उच्चतम न्यायालय में दायर किए और न्यायालय ने उसको PIL मानकर जनहित का विषय मानते हुए उन पर निर्णय प्रदान करने के लिए प्रयास किया और यह सुस्थापित किया कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति, यदि भले ही उसका कोई व्यक्तिगत हित उसमें इन्वॉल्व ना हो, वह जनहित के मामलों में वाद ला सकता है और न्यायालय का, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का ध्यानाकर्षण करके उसमें अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से
कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक शोषण से संबंधित एक मामला विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का भी उल्लेखनीय है, जिसमें कि यह मामला उठाया गया था कि किस प्रकार से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है और उनके लिए कार्यस्थल पर काम किए जाने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनके साथ लैंगिक शोषण भी होता है और भेदभाव भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जनहित का मामला मानते हुए स्वीकार किया और विशाखा गाइडलाइंस पारित की और ये कहा कि जब तक कि विधायन इस विषय पर कोई विधि नहीं बना देता तब तक विशाखा गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक कार्यस्थल पर महिलाओं के संरक्षण और उनके यौन शोषण से बचाव और उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल मुहैया कराने के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध तथा अंतोष अधिनियम 2003 में इसी विशाखा गाइडलाइन के अनुपालन में पारित किया गया और अब इस अधिनियम में जो भी प्रावधान निहित किए गए हैं वो विशाखा गाइडलाइन के आधार पर ही बनाए गए हैं और उन्हें और भी प्रभावी और विशद कर दिया गया है। अब अगली बात आती है कि किस प्रकार से अन्य मामलों में भी PIL के माध्यम से न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया, भले ही वह उच्च न्यायालय हों, उच्चतम न्यायालय हों। तो विगत में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामले जो PIL के माध्यम से उठाए गए उसमें वक्फ एक्ट को चैलेंज किया गया था इसी PIL के माध्यम से। इलेक्टोरल रोल्स एंड फ्रीबीज पर भी एक मामला PIL के थ्रू आया था। इसी तरह से ट्रांसजेंडर के राइट और उनके आइडेंटिफिकेशन मैंने पहचान की मामले में लाई गई एक याचिका कर्नाटका हाई कोर्ट में दाखिल की गई, उस पर भी निर्णय हुआ। इसी प्रकार से खुली जेल के क्या मानक होंगे, जिसको कि हम सुहास चाकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया। और इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में क्या रिश्ता होना चाहिए, क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पर रोका जा सकता है तो किस सीमा तक रोका जा सकता है, इसको भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक PIL के माध्यम से निर्धारित किया और दिशा निर्देश पारित किए कि कतिपय परिस्थितियों में विकास के मामलों में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ समझौता किया जा सकता है और यह कोशिश की जाएगी कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य द्वारा न्यूनतम स्तर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए विकास कार्यों को अनुमति प्रदान की जाएगी और ऐसा NGT के तत्वावधान में इम्पैक्ट असेसमेंट के माध्यम से किया जाता है। तो ये कुछ मामले हैं जिसमें PIL को स्वीकार किया गया कि यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जनहित के मामलों को उस व्यक्ति द्वारा भी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है जिसके के स्वयं के हित सीधी रीति से प्रभावित न हो रहे हों, परंतु वह मामला जो उठाया जा रहा है वह सार्वजनिक हित का है, जनहित का है या समाज के बड़े वर्ग के हित के संरक्षण से संबंधित है। अब इसमें एक तथ्य जो दिमाग में आता है या जो एक प्रश्न दिमाग में आता है कि किन परिस्थितियों में किस मामले को हम मानेंगे कि यह PIL का जनहित याचिका का विषय है और उसे न्यायालय स्वीकार करेगा अथवा नहीं स्वीकार करेगा। तो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1981 का फर्स्ट जज केस ये एक ऐसा मामला है जिसमें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका के उद्देश्य क्या हैं, उसके सीमाएं क्या हैं और किस प्रकार से किस सिद्धांत पर लोकस स्टैंडाई के क्लिष्ट और कठोर सिद्धांत में शिथिलता प्रदान करते हुए किसी व्यक्ति समूह या सामाजिक संगठन को किसी जनहित के मामले पर वाद लाने की छूट प्रदान की जा सकती है, यह स्पष्ट किया गया। और मोटे तौर से यह बताया गया कि कोई भी जनहित में सन्निध व्यक्ति, नागरिक या संस्था शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित या समाज के वंचित समूह
जो कि स्वयं न्यायालय के समक्ष अपने विरुद्ध हो रहे कार्य जो कि उसके मौलिक अधिकार अथवा उसके कानूनी अधिकारों के प्रतिकूल है, उसके लिए अनुतोष प्राप्त करने में अक्षम हो, तो उसकी ओर से कोई व्यक्ति जो निष्पक्ष हो और स्वार्थ रहित रीत से न्यायालय के समक्ष उस मामले पर अनुतोष चाहता हो, वह समाज की उस वर्ग की ओर से न्यायालय के समक्ष जाकर अनुतोष की मांग कर सकता है, और ऐसी मांग याचना के याचिका के माध्यम से की जाएगी और उसे PIL माना जाएगा। तो इस एक आदर्श वाक्य के आलोक में जब हम इसका विवेचन करते हैं तो हमको कुछ बातें निकल के आती हैं, और जिनको कि हम कह सकते हैं कि किन मानकों का अनुपालन किया जाना चाहिए जबकि हम कोई भी PIL किसी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष लाएंगे तो लाएंगे अनुच्छेद 226 में, जिसमें कि वह मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी हो सकती है या किसी विधिक अधिकार के उल्लंघन के लिए भी हो सकती है या प्रतिस्थापना के लिए हो सकती है, मूलभूत अधिकार की स्थापना के लिए हो सकती है। इसी प्रकार से वह यदि उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा रही है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूलभूत अधिकारों की स्थापना के लिए या उससे वंचित किए जाने से बचने के लिए की जा सकती है। तो मानक के रूप में सबसे पहला आधार यह है कि मामले की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो कि जनसाधारण के सार्वजनिक हित, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के सदस्य के मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार से जुड़ा मामला होना चाहिए। यह पर्यावरण से भी संबंधित मामला हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में निवास करने का अधिकार एक जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत समाहित माना गया था। इसलिए इसको हम मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मानते हैं और इसलिए हम PIL ला सकते हैं। नंबर 2, ऐसा प्रभावी व्यक्ति समूह पीड़ित होना चाहिए, शोषित होना चाहिए, वंचित होना चाहिए और उनमें अर्थाभाव होना चाहिए या सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें अक्षम होना चाहिए। वो गरीब होने चाहिए, निरक्षर होने चाहिए या अज्ञानता से भरे होने चाहिए। तो इन सब आधार पर वे स्वयं इस स्थिति में नहीं रहते कि वह न्यायालय की शरण में जाकर अपने मूलभूत अधिकारों अथवा विधिक अधिकारों की प्रतिस्थापना, स्थापना या उल्लंघन के निवारण के लिए याचिका ला सकें। तो उनकी ओर से कोई निष्पक्ष व्यक्ति जो कि समाज सेवक है या कोई समाज सेवी संस्था है, वह उनकी ओर से वाद ला सकता है और न्यायालय यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि क्या ऐसा व्यक्ति निष्पक्ष है, वह अपने हितार्थ तो नहीं यह कार्य कर रहा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे आवेदन को याचिका के रूप में मान करके इसे PIL मान लिया जाता है और उस पर विचार किया जाता है और यदि संभव होता है तो उस पर अनुतोष भी प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से मौलिक अधिकारों के अथवा कानूनी अधिकारों का जब हनन हो रहा होता है और ऐसा हनन कार्यपालिका के त्रुटिपूर्ण निर्णय, निष्क्रियता या अन्य किसी रीति से होता है और इसमें व्यक्ति समूह या उनके अधिकारों को वंचित किए जाने की घटना समाहित होती है, तब भी कोई व्यक्ति उनकी ओर से PIL के माध्यम से न्यायालय के समक्ष याचिका लगा करके यह आवेदन कर सकता है कि अमुक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के अधिकारों का हनन हो रहा है, अतः इनकी स्थापना, पुनः स्थापना की जाए। यह भी एक आधार है कि शुल्क का निर्धारण जब किया जाता है तो जितने भी प्रतिवादी होते हैं उन प्रतिवादियों की संख्या के अनुसार शुल्क का निर्धारण होता है। यदि एक है तो मान लीजिए X रुपया लगती है कोर्ट फीस, तो यदि 5 प्रतिवादी हैं तो 5X फीस लगेगी और याची को उतनी कोर्ट फीस न्यायालय में जमा करनी होगी। हाँ, अब ये बात आती है कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं भी एक नागरिक, भारतीय नागरिक की भांति PIL ला सकता है, जो कि शोषित, वंचित, पीड़ित, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी ओर से याचिका ला सकता है, या उसे कोई वकील रखना आवश्यक होता है? तो इस पे उत्तर आता है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत परिस्थिति में भी जा सकता है अथवा वकील के माध्यम से भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है,
वकील का किया जाना आवश्यक नहीं होता। हुसैनारा खातून बना बिहार राज्य में जेल में निरुद्ध विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए PIL जो की गई थी वह वकील द्वारा की गई थी और उसमें मामले को जनहित पर आधारित माना गया था, इसलिए बिहार न्यायालय ने उसको स्वीकार करते हुए याचिका में मांगे गए अनुतोष को प्रदान किया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि किन परिस्थितियों में जनहित याचिका के रूप में दाखिल की गई याचिका न्यायालय स्वीकार नहीं करता और उसे संशय की निगाह से देखता है। तो सर्वप्रथम यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को कभी भी कोई याचिका आत्मप्रचार या व्यक्तिगत लाभ या किसी व्यक्ति से द्वेष के परिणाम स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। दूसरा, ऐसी याचिका कभी भी राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से या किसी भी अन्य व्यक्ति को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी नहीं लाई जानी चाहिए। तीसरा, यह PIL की जो व्यवस्था है उसके द्वारा सामान्य रूप से न्यायालयों द्वारा की गई प्रक्रिया में बाधा डालने का भी प्रयास नहीं होना चाहिए, जैसे कि शिक्षण संस्थाओं में व्यक्तिगत रूप से प्रवेश के लिए PIL, अदालती कार्रवाई में क्विक डिस्पोजल के लिए PIL। फिर अगला निषेध है कि आधारहीन, तत्वहीन, तर्कहीन और काल्पनिक आधारों पर लाए गए वाद भी PIL के रूप में स्वीकार नहीं होते। कोई अत्यंत तुच्छ यानी कि ट्रिवियल मैटर, बहुत ही तुच्छ हैं जिनकी की अनदेखी की जा सकती है, ऐसे विषयों पर भी भले ही वह कहने को या दिखाने को जनहित के प्रतिकूल हो रहे हों या आंशिक रूप से थोड़े समय के लिए होने वाले घटनाएं या बाधाएं या कठिनाइयां हों, तो उन्हें भी हम जनहित याचिका के विषय के रूप में न्यायालय में स्वीकार होते हुए नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी याचिका जो किसी भी व्यक्ति से वैमनस्य, उसे प्रपीड़ित करने, उसे हतोत्साहित करने या उस पर अनुचित दबाव डालने के लिए PIL के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, तो न्यायालय भी इसे परोक्ष उद्देश्यों से दायर की गई व्यक्तिगत हितों वाली याचिका मानता है और इसे PIL के रूप में मान्यता नहीं देता और याचिका लाने वाले व्यक्ति को दंडित करता है, क्योंकि वह यह अवधारणा लेती है न्यायालय कि उसने न्यायालय का बहुमूल्य समय बराबर खराब किया है और ऐसी स्थिति में उसके ऊपर उदाहरणात्मक दंड लगता है, जिसको हम लोग एग्जाम्पलरी फाइन या एग्जाम्पलरी कॉस्ट कहते हैं। तो ये सब करने का उद्देश्य ये होता है कि न्यायालय के समक्ष कोई भी व्यक्ति परोक्ष रूप से और अवांछित और अयुक्त आधार पर PIL के आड़ में ऐसी याचिकाएं न लाएं जो कि पोषणीय ना हो और न्यायालय का समय बर्बाद करें। अब यहाँ पर अगली बात जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि क्या न्यायालय के समक्ष वाद लाने के लिए एक मानक प्रारूप में एक आवेदन या याचिका प्रारूप में एक आवेदन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अथवा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अथवा किसी अन्य रीति से भी हम न्यायालय के समक्ष किसी जनहित याचिका को स्वीकार होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये आती है कि कभी कभी न्यायालय स्वतः संज्ञान ले लेता है कुछ घटनाओं का, जिसको हम लोग कहते हैं सो मोटो कॉग्निजेंस, और कभी कभी ये भी देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी घटना विशेष या कार्य विशेष या प्रक्रिया विशेष से इस प्रकार प्रभावित या प्रताड़ित होता है कि उसके मूलभूत अधिकार या कानूनी अधिकार बाधित होते हैं, तो वह एक पीड़ित व्यक्ति की भांति या पीड़ित व्यक्तियों के प्रतिनिधि की भांति एक सामान्य पत्र द्वारा, भले ही वह एक सादे कागज़ पर लिखा गया पत्र हो अथवा पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पर लिखा गया पत्र हो, जो कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित होगा या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित होगा,
उसको मामले के पूरे तथ्यों को वर्णित करते हुए संबोधित कर सकता है। और न्यायालय यदि उसमें तत्व पाता है और यह देख लेता है कि उसमें वे सभी तत्व निहित हैं जो कि एक जनहित याचिका में होने चाहिए, उसमें घटना विशेष या कार्य विशेष या पीड़ित पक्षकार द्वारा वर्णित आधार ऐसे हैं जिससे कि हम जनहित का विषय मान सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय स्वतः संज्ञान ले लेता है और स्वतः संज्ञान ले करके उस आवेदन को, उस साधारण पत्र को या पोस्ट कार्ड को एक जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लेता है और फिर उसमें सुनवाई करके अनुतोष प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जस्टिस पी.एन. भगवती के अनुसार एक पोस्ट कार्ड या साधारण पत्र को भी PIL में परिवर्तित किया जा सकता है यदि ऐसा पत्र कुछ विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण हो, जैसा कि मैंने कहा। और वो विशिष्ट गुण क्या है कि उस पत्र विशेष में बंधुआ मजदूरी के बारे में वर्णन हो, बॉन्डेड लेबर के बारे में वर्णन हो, या बच्चों की उपेक्षा और प्रताड़ना के संबंध में शिकायत हो, या न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं प्रदान की जा रही हो, या किसी महिला, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के विरुद्ध यातना या दुर्व्यवहार के मामले हो रहे हों, या किसी भी कार्य विशेष द्वारा पर्यावरण को नुकसान, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी PIL आवेदन के माध्यम से दाखिल की जा सकती है और उसमें अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। दोषी व्यक्ति जो पर्यावरण को अथवा पारिस्थितिकी को अपने किसी कार्य विशेष से नुकसान पहुंचा रहा है उसे निवारित किया जा सकता है, बाधित किया जा सकता है। इसी प्रकार से पुलिस द्वारा उत्पीड़न या पुलिस अभिरक्षा में मौत के मामले भी PIL के रूप में लिए जाते हैं और उन्हें स्वीकार किया जाता है। विचाराधीन कैदियों को जो कि एक लंबे समय से विचाराधीन है और कारावास में निरुद्ध हैं, उनके मामलों को त्वरित निर्धारण के लिए भी, जैसा कि बिहार वाले मामले में हुआ था, के लिए भी हम याचिका लगा सकते हैं। और याचिका ऐसे किसी स्वयंसेवी संगठन या समाज सेवी संस्था द्वारा लगाई जा सकती है, ताकि ऐसे कैदी जो कि छोटे छोटे अपराधों में निरुद्ध हैं, जिनकी निरुद्ध काल जो है उनको प्रदत्त किए जाने वाले दंड की अवधि से ज़्यादा हो गया है और कतिपय कारणों से वे अपने मामले की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें भी इस याचिका के माध्यम से अनुतोष या रियायत दिलाने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय कतिपय परिस्थितियों में स्वतः संज्ञान लेकर भी किसी विषय को PIL की विषय वस्तु मान करके उसे PIL के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दे सकता है। अब यह जो किसी भी विषय वस्तु को PIL के रूप में पंजीकृत करने की जो शक्ति है, ये उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय की असाधारण शक्ति है। इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ हाई कोर्ट कहते हैं। और ऐसे मामलों में न्यायालय बिना किसी औपचारिक याचिका या शिकायत के जनहित से जुड़े मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर पहल करते हुए कार्रवाई के माध्यम से समस्या का निराकरण कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन मूलभूत अधिकारों के न्यूनीकरण, विलोपन या उल्लंघन की स्थिति में ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार प्रांतीय उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों अथवा विधिक अधिकारों के उल्लंघन, न्यूनीकरण अथवा विलोपन की स्थिति में अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। स्वतः संज्ञान के लिए जो अधिकार आधार बनाया जाता है, स्वतः संज्ञान के लिए जो आधार बनाया जाता है, उसके कुछ विषय स्वीकृत हैं जिनको कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय पूर्वानुमति प्रदान करता है, ऐसा देखा गया है। और ये विषय हैं पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई, महिला बच्चों के विरुद्ध अत्याचार अथवा जघन्य अपराध,
शासकीय उदासीनता या लापरवाही, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा व स्थापना व संचालन में त्रुटि, राहत शिविरों का कार्यशील न रहना, लापता व्यक्तियों की खोज करने में पुलिस की शिथिलता और न्याय की अखंडता को क्षति पहुंचाने वाले संस्थागत भ्रष्टाचार के मामलों में भी न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर इन्हें PIL की तरह से निबद्ध कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, पंजीकृत कर सकता है और उन पर अनुतोष प्रदान करने की व्यवस्था करता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या PIL का दुरुपयोग होता है। तो इस संदर्भ में यह वर्णन करना है कि PIL जो है, PIL कई व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में परोक्ष उद्देश्यों के लिए भी दायर की जाती है। और न्यायालय ने, जैसा कि मैंने पहले कहा SP गुप्ता वाले मामले में, उन्होंने एक मानक नियत कर दिया है और बार बार उस मानक को वो स्मरण कराते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह देखने को आता है कि कभी कभी जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जाता है और न्यायपालिका बारंबार जनहित याचिका के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करती रहती है। व्यक्तिगत प्रचार, व्यक्तिगत व्यावसायिक हित संरक्षण, वैमनस्य तथा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अथवा राजनीतिक उद्देश्य से याचिकाकर्ता जब भी जनहित याचिका का प्रयोग करते हैं, इसे अनुपयुक्त और अस्वीकार्य माना जाता है। न्यायालय सतत व सततता और सजगता के साथ सक्रिय रहते हैं और यह देखते रहते हैं कि कहीं इस जनहित हित याचिका की रीति का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। और ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए वह याचिकाकर्ता पर लंबा जो फाइन है वो लगाते हैं। और ऐसी स्थिति में 15 मई 2026 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत महोदय द्वारा याचिकाकर्ता को मौखिक नसीहत दी गई थी तथा धोखेबाजी तथा फर्जी डिग्री धारक कानूनी अन्य सम्मानित पेशों में घुसे वकालत, मीडिया, यूट्यूबर, NGO जैसे व्यक्तियों को कहा था कि ये बेरोजगार लोग स्वयं RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया कर्मी बन जाते हैं, यूट्यूबर बन जाते हैं या NGO संचालक बन जाते हैं और समाज सेवी बनकर न्यायालय व्यवस्था, शासन व्यवस्था पर अयुक्त और आधारहीन टिप्पणी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हें समाज का परजीवी या कॉकरोच कहा जाता है। कुछ अल्पमति लोगों ने संदर्भ विहीन प्रतिक्रिया देना प्रारंभ किया और सोशल मीडिया बहादुरों ने इस मौखिक टिप्पणी में भी कुछ तत्व पा लिए जो कि क्रमशः प्रभावहीन हो गया। आशा करता हूँ आप सब सुधी श्रोताओं को यह शीर्षक और संदर्भ समझ में आ गया होगा। साथ ही RTI तथा PIL की अवधारणा का विकास व मानक व निषेध पर भी महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना जो मैंने आपको दी है वह आप तक पहुंच गई होगी। कृपया मेरे YouTube चैनल पांडे S अरविंद पब्लिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि श्रवण सामग्री जो कि भविष्य में प्रस्तुत की जाएगी उसे और भी सारगर्भित व उपयोगी बनाया जा सके। धन्यवाद।